Pinto Piper picked a pack of pickled paper. A pack of pickled paper Pinto Piper picked. So which pack of pickled paper Pinto Pinter picked? बोलो। भाई साहब, भाई साहब। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील हैं, हमेशा कॉपी खोलकर बैठे रहते हैं और किताब की हाशियों पर ना ये चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते हैं और कभी कभी ऐसे नाम अक्षर की रचना कर डालते हैं जिनका ना तो कोई अर्थ होता है ना तो कोई सामंजस्य। मसलन मैंने एक बार उनकी कॉपी पर ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। उसके बाद ये एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने लाख चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, मगर भाई साहब की रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात है। मेरे बड़े भाई साहब उम्र में मुझसे 5 साल बड़े हैं, मगर केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, मगर तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे और किसी भी भवन की बुनियाद बहुत मजबूत रखना चाहते थे और जिस पर वो एक आलीशान महल खड़ा कर सके। 1 साल का काम 2 साल में करते और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते। मैं छोटा था, वो बड़े थे, उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता भी इसी में थी ना कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। किताब खोलते ही ना मुझे चक्कर आने लगता है। 1 घंटा किताब खोलकर बैठना मानो पहाड़ है। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर सीधे मैदान में आ जाता। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो ठंडे ठंडे झोंके मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से किसी अलग जगह पर ले जाते। वहां जाते ही मैं खुद को भूल जाता। वहां पर हम लोग कागज के हवाई जहाज उड़ाते हैं, हाँ, और पानी में कंकड़ियां फेंक रहे हैं। और अगर कोई साथी मिल जाए तो कहना ही क्या, कभी कभी बंदर की तरह उछलते हैं और कभी फाटक को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही प्राण सूख जाते। भाई साहब का पहला सवाल होता था, कहां थे? कहां थे? कहां थे? ये सवाल हमेशा इसी ध्वनि में पूछा जाता था। मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं होता था सिवाय मौन के। पता नहीं क्यों ये बात नहीं कह पाता था कि भाई साहब ज्यादा देर बाहर खेलने चला गया था, मगर मेरा मौन उन्हें बता देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत करने का अवसर मिल जाता था। वो कहते थे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ नहीं आएगा।
अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी मजाक नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। यहां बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंघा हो, घोंघा, जो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हो। यहां रोज हॉकी के, क्रिकेट के मैच होते हैं, मेले तमाशे होते हैं, कभी तुमने देखा है मुझे पास फटकते हुए? मैं पास नहीं फटकता, सारा दिन कॉपी खोलकर पढ़ता रहता हूं। उसके बाद भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी मजाक नहीं है। Pinto Piper picked a pack of pickled paper, a pack of pickled paper Pinto Piper picked. So which pack of pickled paper Pinto Pinter picked? बोलो। मुझसे सीख सकते हो, लेकिन तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, तुम्हारी कम अक्ल का कसूर है। अगर तुम्हें इसी तरह खेल कूद में अपना वक्त गंवाना है तो बेहतर है भैया गांव चले जाओ, गांव चले जाओ। जाकर गांव में वो गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? हाँ? मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं होता। जब अपराध मैंने किया है तो उसका भुगतान कौन करेगा? लेकिन इतनी पढ़ाई से, इतनी किताबों से मुझे चक्कर आ जाता था। इतनी मेहनत करने की शक्ति मैं खुद में नहीं पाता था और हमेशा सोचता था ना कि क्यों ना मैं गांव चला जाऊं। जो काम मेरे पोते का है ही नहीं, उसमें अपना वक्त गवाकर जीवन खराब करने से क्या फायदा है? निराशा में मैं घिर जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण है। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छंट जाते थे और मैं फैसला करता था कि खूब दिल लगाकर इत्मीनान से पढ़ाई करूंगा। हां, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता था जिसमें ना खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। खेलकूद कुछ नहीं, अब सारा समय पढ़ाई। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता जिसमें सुबह 7 से 8 हिंदी, 8 से 9 अंग्रेजी, उसके बाद भोजन करके सीधे सब कुछ लेकर के बस्ता बैग लेकर के स्कूल से वापस लौटकर 2 बजे खाना पीना खाकर फिर पढ़ने बैठ जाना। फिर 8 से 9, फिर 3 से 4 विज्ञान, फिर 5 से 6 गणित, उसके बाद आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, उसके बाद 8 से 9 विविध विषय, फिर ग्रामर और फिर इतिहास, उसके बाद विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैं चाहकर भी खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। मैदान की वो सुखद हरियाली मुझे अपनी तरफ खींच के ले जाती, मगर भाई साहब के साए से भी मैं दूर भागता था। कमरे में इस तरह प्रवेश करता था कि भाई साहब को पता ना चले। भाई साहब की नजर उठी और मेरे प्राण निकले। जिस तरह आदमी मौत और विपत्ति के बीच में रहकर भी मोह माया का तिरस्कार नहीं कर पाता, उसी तरह मैं भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार लटकती मालूम होती थी। सालाना इम्तिहान और इस बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि भाई साहब फेल हो गए। अब मैं
मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। जी में आया ना कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। कहां गई आपकी वो घोर तपस्या? अरे मुझे देखिए, खेलता कूदता भी था और दर्जे में अव्वल भी आ गया, मगर स्वभाव से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी अब मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का वो रौब अब मुझ पे नहीं रहा। अब ना मैं मजे से खेल कूद में शरीक होने लगा। कबड्डी के ताव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती, सब कुछ। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, सिर्फ इतना पढ़ता था जिससे रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े, और सारा समय खेल कूद में बिताता था। भाई साहब ने इसे भांप लिया था। भाई साहब की तीक्ष्ण बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन मैं भोजन के समय कमरे में लौटा, सुबह से खेल कूद में व्यस्त होकर, तो भाई साहब ने मानो तलवार निकाल ली और मुझ पर टूट पड़े और उन्होंने बोला, आइए बैठिए बैठिए। और मैं कह रहा हूं बैठिए। देख रहा हूं सर पास हो गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। फिर तुम्हारी हस्ती क्या है बताओ? अभी तो तुमने महज एक दर्जा पास किया और अभी से तुम्हें अहंकार हो गया। तब तो तुम बढ़ चुके आगे। अपने इतिहास की पुस्तक में तुमने रावण का हाल तो पढ़ा होगा ना? पढ़ा है कि नहीं? या फिर बस यूं ही रट गए? रावण इस पूरे ब्रह्मांड का राजा था। ऐसे राजा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सम्राट। यहां तक कि आग और पानी के देवता भी उसके गुलाम थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? अंत में कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, मगर अहंकार ना करे, इठलाए नहीं। एक बार शाहरुख ने अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो महज अभी एक दर्जा पास किया है और तुम्हें अभी से अहंकार हो गया। तब तो तुम बढ़ चुके आगे। मैं कहता हूं तुमने अपनी मेहनत से कोई परीक्षा पास नहीं की है, बल्कि वो अंधे के हाथ वो बटेर लग गया है। हाँ, बटेर भी एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। वो गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना लग जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता है। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका एक भी बार कभी भी खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे फेल होने पर मत जाओ। जब मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों तले पसीना आ जाएगा, पसीना। जब ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। हाँ, इंग्लिशतान का पूरा इतिहास याद करना पड़ेगा। वो बादशाहों के नाम याद रख पाना आसान बात समझते हो? दर्जनों हेनरी हुए, दर्जनों जेम्स, कोड़ियों चार्ल्स। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, इसे याद रख पाना कोई आसान बात नहीं है। हेनरी 8वें की जगह हेनरी 7वां लिख दिया था। सारे नंबर कट गए, सफा चट, सिफर भी नहीं मिला। हो किस ख्याल में? हाँ, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया, पूरा नंबर कट गया। अरे अ ज ब लिखो या अ ब ज लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कोई इन निर्दयी मुमतहीनों अध्यापकों से नहीं पूछता कि इसका प्रयोजन क्या है। हद तो तब हो जाती जब कहते हैं कि इस रेखा पर ये लंब गिरा दो तो आधार लंब का दुगना हो जाएगा। दुगना, मैं कहता हूं दुगना नहीं, चौगुना हो जाए।
या आधा रहे मेरी बला से। कहते हैं समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चाचा 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 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप बताइए उल्टी बात है कि नहीं? समय की पाबंदी पर वो निबंध जो चाचा 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 4 पन्नों से कम ना हो। मैं तो इसे समय की बर्बादी मानता हूं। समय की बर्बादी माने तेज दौड़ो और धीरे धीरे भी, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के होने चाहिए, पूरे फुल स्केप आकार के। अब आप कॉपी हाथ में खोलिए, कलम हाथ में लिए, लिखने बैठ जाइए, उनके नाम को रोइए। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। इसी रटंत विद्या को इन्होंने शिक्षा बना छोड़ा। तो मेरे दर्जे में आओगे ना तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी, तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम चलेगा। इस बार पास हो गए हो तो पांव जमीन पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए कह रहा हूं मेरी बात को गिरह बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, वरना ईश्वर जाने कब ये उपदेश माला समाप्त होती। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा है, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे घर छोड़कर गांव नहीं भागा, यही गनीमत है। मेरे पास होने की सारी खुशी आधी हो गई थी। पढ़ाई पर से मन फिर हट गया, खुद पर से विश्वास भी खत्म हो गया। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और इस बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि इस बार भाई साहब फिर फेल हो गए और मैं फिर पास हो गया। लेकिन भाई साहब को देखा तो भाई साहब एकदम दुखी हो गए थे। मेरे पास होने की खुशी भी खत्म हो गई। भाई साहब रो रहे थे, मैं भी उनके साथ रोने लगा। अगर मैं भी फेल हो जाता ना तो इतना दुख नहीं होता। भाई साहब ने खूब मेहनत की थी, पूरा टाइम टेबल बनाया था। सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, रात को 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक इतना पढ़ते थे। मुद्राएं कांतिहीन हो गई थी। नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े। मैं भी उनके साथ रो रहा था। लेकिन मेरे मन में ना एक कुटिल भावना उदय हुई। अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए, तो मैं उनके समकक्ष हो जाऊंगा। फिर किस आधार पर वो मेरी फजीहत करेंगे? मैंने ना कहा, हे भोलेनाथ, हे संकटा माई, भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए, फिर मैं उनके समकक्ष हो जाऊंगा। लेकिन इस कुटिल विचार को मैंने अपने दिल से निकालकर फेंक दिया। ये भाई साहब की डांट का ही असर है जो मैं धड़ाधड़ पास होता जाता हूं। हां, अब मैं स्वतंत्र हो गया था, मजे से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल बढ़ गया था और भाई साहब भी कुछ नरम पड़ गए थे। अब मुझे लगता था ना कि भाई साहब को ना मुझे कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं आराम से कनकौए उड़ाने की तैयारियां करता था। कनकौए उड़ाना मेरा नया शौक बन गया था। अब भाई साहब किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे? अरे मेरी किस्मत तेज है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो होता ही जाऊंगा। भाग काटे। अब सारा दिन पतंगबाजी की भेंट चढ़ता था। पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां सब भाई साहब से छुप छुप के होती थी। हाँ, एक दिन संध्या के समय
हॉस्टल से दूर हम लोग पतंगबाजी कर रहे थे और पतंग कट के जा रही थी और हम सब लोग हॉस्टल से दूर पतंग को लेके दौड़ रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सब लोग उस पतंग के पीछे भाग रहे थे और उस पतंग को ऐसे देख रहे थे जैसे मान लो कोई आत्मा अपना शरीर छोड़कर किसी नए शरीर में प्रवेश करने के लिए मग्न होकर चली जा रही हो। और हम सब लोग, किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं, न मोटर, न गाड़ी, न ट्राम, न कुछ। तभी से ऐसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। भाई साहब झोला लेके बाजार से आ रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, ढेले के कनकौवे के लिए इस पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, अब तुम्हें इस बात का लिहाज भी नहीं है कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे महज एक दर्जा पीछे हो। ठीक है, तुम ज़हीन हो, मगर ऐसा ज़हन किस काम का जो अपने आत्मगौरव की हत्या कर डाले? मैं कितने मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के सुप्रिटेंडेंट हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और उसी 8वें दर्जे में आकर तुम इन ढेले के कनकौवे के लिए बाजारी लौंडों के साथ दौड़ रहे हो। तुम्हारी इस कम अकली पर ना मुझे दुख होता है। तुम सोचते होगे कि अब मैं भाई साहब से महज एक दर्जा पीछे हूं तो भाई साहब को मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। ये तुम्हारी गलती है। भले ही तुम मुझसे आगे क्यों ना चले जाओ, और शिक्षकों का अगर यही हाल रहा तो निस्संदेह तुम अगले साल मेरे समकक्ष आ जाओगे और अगले साल मुझसे आगे चले जाओगे। भले ही तुम MA, MPhil या फिर डिलीट ही क्यों ना हो जाओ, मुझ में और तुम में जो 5 साल का फर्क है ना, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया है और दादा भी 6ठी 7वीं जमात से आगे नहीं गए, मगर उन्हें हमें सिखाने का अधिकार है और रहेगा। इसलिए नहीं कि वो हमारे अम्मा हैं, दादा है, इसीलिए कि उन्हें देश दुनिया का हमसे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। आकाश में कितनी नक्षत्र हैं, कितने ग्रह हैं, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए थे, अमेरिका में कौन सी राज्य व्यवस्था है, भले इन सब बातों की जानकारी उनको नहीं है, लेकिन हजारों बातें हैं, हजारों, जिनकी जानकारी उन्हें हमसे तुमसे ज्यादा है। समझे? ईश्वर ना करे अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊं, तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे। घर में तार देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास, मगर तुम्हारी जगह दादा हूं, किसी को तार नहीं भेजेंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। अगर सफल नहीं होंगे तब जाकर किसी वैद्य या डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज है। हम तुम तो यह भी नहीं जानते हैं कि घर का खर्चा कैसे चलता है। जो कुछ भी दादा भेजते हैं उसे हम लोग 4-5 दिन में खर्चा कर डालते हैं। धोबी नाई से भी मुंह चुराने लगते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अपने हेडमास्टर साहब को देखो, MA हैं, वो भी यहां से नहीं, ऑक्सफोर्ड के, मगर उनके घर का खर्चा कौन चलाता है बताओ? कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी मां। हां, उनकी बूढ़ी मां। यहां पर हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार हो गई। पहले खुद घर का खर्चा चलाते थे, देखते थे ना, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे वो। मगर जब से प्रबंधन माता जी ने हाथ में लिया है, तब से देखो, जाओ उनके घर जाके देखो जैसे लक्ष्मी आ गई है उनके घर पे। तो भाईजान, ये बात अपने दिल से निकाल कर फेंक दो कि अब तुम मेरे नजदीक आ गए हो और मुझे तुमको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। ये बात अपने दिल से निकाल कर फेंक दो। मेरे रहते बेराह नहीं चल पाओगे, और अगर तुमने अब मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसका उपयोग भी कर सकता हूं।
भाई साहब की भाई साहब की इस नई युक्ति के आगे मैं नतमस्तक हो गया। मुझे सचमुच आज अपनी लघुता का एहसास हुआ। मैंने सजल नेत्रों से कहा, भाई साहब, आपको मुझे सिखाने का और सुधारने का अधिकार है और हमेशा रहेगा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, कौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचता है। अगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? बताओ, आखिर ये जिम्मेदारी भी तो मुझ पर है ना। तभी संयोग से हमारे ऊपर से एक बड़ा सा कनकौवा गुजरा। भाई साहब लंबे थे, उन्होंने उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। हम सब उनके पीछे दौड़ रहे थे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब।